अच्छा जी, तीसरी क्लास है आज हमारी, दो हो गई थी। तो ये जी थोड़ा तारुफ उसको पीछे करते हैं। अच्छा जी, सवाल आपके कल से मुतल्लिक कोई भी है तो वो पूछ ले पहले। ठीक है, तो कल का क्विक रिव्यू है। हम तो कल हमने जी साइनॉप्सिस के बारे में देखा था, क्वेश्चन ईयर को देखा था, मेथोडोलॉजी को देखा था, और हमने इंट्रोडक्शन बाद में लिखना सीखा था। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट हमारा साइनॉप्सिस, वो गालबन आप लोगों को समझ आ गया था। चार कंपोनेंट थे उसके, मेजर तीन थे, जिसमें एक इंट्रोडक्शन लिखना होता है, एक आपने ऑब्जेक्टिव्स अपने डिफाइन करने होते हैं, और तीसरे नंबर पे आपका उसके अंदर मेथोडोलॉजी आता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन ईयर था। क्वेश्चन ईयर के बारे में आपको मैंने बता दिया था कि डेमोग्राफी डिटेल्स होती हैं। बाकी जो क्वेश्चन ईयर जिस तरह की आपकी स्टडी है, अगर आप लिटरेचर रिव्यू करेंगे वहाँ से भी आपको क्वेश्चन ईयर मिल जाते हैं। अगर नहीं मिलते तो आप जब स्टडी रिव्यू करते हैं तब आप वहाँ से अपने क्वेश्चंस ड्राइव कर सकते हैं। अगर आप कोई इस तरह की स्टडी कर रहे हैं जिसके लिए कोई स्केल मौजूद नहीं है, तो उसके लिए इंटरनेशनल क्वेश्चन ईयर्स भी मौजूद होते हैं, आप उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आ जाती है मेथोडोलॉजी। ये कल आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन था इसके बारे में, इसको मैं थोड़ा सा एलेबोरेट कर दूंगा। इसको मैंने कहा था कि ये जो होगा आपका हिस्सा, ये आपका एनालिसिस के साथ मैं कवर करूंगा, तो इसको मैं यहाँ पे अब कवर कर लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद हम इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं वो सीखा था हमने। ठीक है, तो अब हम चले जाते हैं आगे अपना मेथोडोलॉजी में। ठीक है, तो मेथोडोलॉजी जी आपको समझ नहीं आई थी। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं अच्छे से, मेथोडोलॉजी क्या है। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल जो मैंने आपसे पूछना है कल, इसके अलावा एक चीज़ और मैंने जिक्र किया था, जो मैंने कहा था मैं बाद में बताऊँ। वो कौन सी चीज़ है वो बताएं अब आप लोग। साइनॉप्सिस, क्वेश्चनियर, मेथोडोलॉजी और इंट्रोडक्शन के अलावा एक चीज़ और थी, वो कौन सी थी वो बताएं। चैट ओपन करें या माइक ओपन करके मुझे बताएं, इसके अलावा कौन सी चीज़ थी जो कल हमने थोड़ी सी डिस्कस की थी और हमारी रह गई थी। लेक्चर के दौरान एक दो लोगों ने उसके मुतालिक सवाल भी पूछा था, मैंने कहा था कल बताऊंगा। ये रेफरेंसेस थे जी। ये एक स्टूडेंट है जिसने बताया। रेफरेंसेस के मतलब कल रह गया था कि रेफरेंसेस क्रिएट कैसे करने हैं और रेफरेंस होता क्या, ये थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया था, और मैंने DOI ये कॉपी की थी। और मैंने बताया था कि उसका कोई जो फ़ायदा हो वो मैं कल आपको बताऊंगा, या DOI से रेफरेंस जनरेट कैसे करना वो मैं कल बताऊंगा। तो ये दो चीज़ें आज हम साथ कवर करेंगे, एक मेथोडोलॉजी और दूसरा अपने रेफरेंसेस वाला चैप्टर। ठीक है, फिर ये आगे चलते हैं। मेथोडोलॉजी में ये हमारे कंपोनेंट्स थे। स्टडी सेटिंग थी, स्टडी डिज़ाइन था, ड्यूरेशन, सैम्पल साइज, सैम्पल टेक्निक, डाटा कलेक्शन प्रोसीजर, इंस्ट्रूमेंट, सॉफ्टवेयर, एथिकल कंसिडरेशन एंड इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। थोड़ा सा रिवीजन हो गई है। ये आ गया जी आपका सैंपल साइज। कल आप बार बार पूछ रहे थे कि सैंपल साइज की समझ नहीं आ रही, सब 3 से 4 सवाल हुए थे। तो ये होता है सैंपल साइज, दो तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। एक है ऑनलाइन कैलकुलेटर, ही मैंने आपको दिखाया हुआ, इसके अंदर ये आप कॉन्फिडेंस लेवल, मार्जिन ऑफ एरर, पॉपुलेशन प्रपोर्शन, पॉपुलेशन साइज डालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ये आपको ये सैंपल साइज निकाल के दिखा देता है। दूसरा आपके पास एक क्वेश्चन फार्मूला होता है। ठीक है, ये इसके अंदर दो फार्मूले लिखे हुए हैं, एक है इनफाइनाइट पॉपुलेशन के लिए ये वाला यूज होता है, एडजस्टेड सैंपल साइज, यानी अगर आपके पास पॉपुलेशन मैंने कहा था डिफाइन है, यानी मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास 2000 है या मेरे पास 1 लाख है, तो फिर ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होता है आपका। ठीक है, तो आप इनको हम समझ लेते हैं। कल जो फॉर्मूले के बारे में पूछ रहे थे वो ये फॉर्मूला था। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना मैं आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ये चंद डेफिनेशन है, इनको समझ लें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपने ये फार्मूला समझना है। एक मैं बार बार कल जिक्र कर रहा था कि कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है? ठीक है, तो अगर कोई आप में से हिम्मत करके पढ़ सकता है तो ये डेफिनेशन पढ़ दे काइंडली, यहाँ से लेके यहाँ तक। कॉन्फिडेंस इंटरवल पे आते हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल आप ये पहली लाइन पढ़ेंगे ना, तो ये तो इसकी सिस्टेमिक डेफिनेशन मैंने बताई हुई है कि इज द मीन ऑफ योर एस्टिमेट प्लस एंड माइनस द वेरिएशन इज दैट एस्टिमेट, दिस इज द रेंज ऑफ वैल्यू, expect your estimate to fall between if you do your test। देखिए, इसकी आपको समझ पता नहीं आई होगी या नहीं, मैं बता देता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैंने कॉन्फिडेंस इंटरवल रखा ना, तो मैं एक रेंज डिफाइन कर दूंगा, और मैं श्योर हूँ कि आप जितनी मर्जी बार टेस्ट को रीडू करें, जो भी आपका मीन होगा वो उसी रेंज के अंदर फॉल करेगा। ठीक है, इन अदर वर्ड अगर मैं सिंपल इसको करूँ तो आगे नीचे जो डेढ़ लाइन लिखी हुई है ये आपकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन है कॉन्फिडेंस इंटरवल की, कि 95% अगर मैं कॉन्फिडेंस इंटरवल रखता हूँ, इसका मतलब है कि मेरे रॉन्ग होने के चांसेस, या मेरा जो मीन है वो उस वैल्यू से बाहर आने के चांसेस कितने हैं, वो 5% चांसेस होंगे। ठीक है, और अगर मैं कॉन्फिडेंस इंटरवल 90% रखता हूँ, इसका मतलब मेरे रॉन्ग होने के चांसेस या मेरा जो मार्जिन ऑफ एरर है वो फिर 10% होगा। ठीक है, ये अगर मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम जो नीचे दिखाई हुई है ना, इसका मतलब है कि अगर मैं 95% रखता हूँ तो 95 टाइम्स जो मेरा मीन होगा वो इस ये ब्लू लाइंस के दरमियान ही फॉल करेगा। यानी मैं टेस्ट को अगर
95 टाइम्स रिपीट करता हूँ तो इसके अंदर ही आएगा, लेकिन 5% चांसेस हैं कि वो इससे बाहर आ सकता है। ठीक है, ये होता है हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल, और ये जो बाहर वाली है ये आपके पास मार्जिन ऑफ एरर है। ठीक है, उसके बाद आता है जी स्कोर। जी स्कोर असल में कैलकुलेटेड वैल्यू निकलती होती है कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए, जो हमने अपने फॉर्मूला के अंदर पुट करनी होती है। ठीक है, ये यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखे, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन अ डाटा पॉइंट एंड द मीन यूजिंग स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका अलग से फार्मूला होता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ इसकी वैल्यू उठानी होती है जो आपने अपने फॉर्मूला के अंदर पुट करनी है। 99 कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए इसकी एक वैल्यू है, 95 के लिए एक है, और उसके बाद 85 के लिए एक है। वो मैं अभी आपको आगे बता दूंगा। आप जितना कॉन्फिडेंस इंटरवल रख रहे हैं उतनी अपनी वैल्यू इस्तेमाल करें और आप इस पे काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा मार्जिन ऑफ एरर। ठीक है, मार्जिन ऑफ एरर, अब ये मेरी नीचे स्क्रीन पे आ रही है, मैं पढ़ नहीं सकता, अब खुद पढ़ लें अगर पढ़ सकते हैं तो ये असल में ये वाली जो हमारी रेंज थी ना, ये वाली जो तो बाहर 2.5 इस तरफ से 2.5 इस तरफ से, ये असल में मेरा मार्जिन ऑफ एरर है। अगर मैं 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल रखूंगा तो ये मेरा 5% होगा। अगर मैं 90% रखता हूँ तो मेरी ब्लू लाइन दोनों तरफ से 2.5 और मूव कर जाएंगी, 5 5 दोनों तरफ पे आके 10% हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा है जी मार्जिन ऑफ एरर। ठीक है, अब हम चलते हैं जी आगे। ठीक है, ये डायग्राम आपने गौर से समझ लेनी है। ठीक है, ये मेरी एक जी मैंने एक पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट किया और जी ये मेरा एक ग्राफ आ गया है। ठीक है, ये आप देखेंगे कि यहाँ ये मैक्सिमम रिस्पॉन्सिव है, उसके बाद ये कम हो रहे हैं कम हो रहे हैं, और ये यहाँ तक ये दोनों तरफ से कम हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं रखता हूँ 90% मेरा कॉन्फिडेंस इंटरवल, मेरा इसका मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगा ना मेरा, ये कवर करेगा 90% को। ठीक है, मुझे देख लेते 90%। ठीक है जी, ये वाला 90% होगा। ठीक है, और ये जो अगर इतना कर दूंगा तो ये 95% तक आ जाएगा, ये भी कवर कर दूंगा तो ये मेरा 99% तक कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये नीचे में इसने वैल्यू भी दी हुई है यहाँ पे अगर आप देखेंगे। ठीक है, कॉन्फिडेंस इंटरवल की, और कौन से कॉन्फिडेंस इंटरवल पे पी वैल्यू फिर आपकी कितनी होगी। अगर आपका 90% तो पी वैल्यू आपकी 0.010 0.10 होगी। ठीक है, अगर आपका 95 है तो 0.05 होगी, और अगर आपका 99% है तो 0.01 होगी पी वैल्यू। आप इससे अगर नीचे आएंगे तो आपका जो रिजल्ट होगा वो सिग्निफिकेंस होगा। ठीक है, उसके बाद इसके लिए उन्होंने फिर आपको नीचे अगर आप यहाँ पे देखें तो जी स्कोर भी आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, यानी ये रिस्पेक्टिव के ऊपर जी स्कोर कितना होता है। ठीक है, तो मेरा ये यहाँ पे नज़र मुझे नहीं आ रहा क्योंकि नीचे मेरा ये मेन्यू लगा हुआ है, इसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ऊपर मूव कर लूँ। जी, ये मैंने थोड़ा सा ऊपर मूव किया है। तो ये देखें, ये जी स्कोर में 2.58 होगा आपका जी स्कोर अगर आपका 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल है। 1.96 होगा अगर आपका 95% और 1.65 होगा अगर आपका 90% है। ठीक है, तो ये आपके जी स्कोर्स की वैल्यू है, ये आपकी पी वैल्यूज होंगी, और ये आपका इन कॉन्फिडेंस इंटरवल मार्जिन ऑफ एरर और जी स्कोर। इसकी समझ आ गई है यहाँ तक आपको, ये मुझे बता दें, अगर नहीं आई तो फिर मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये समझ आना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे आपको ना। जी स्कोर एक कैलकुलेटेड वैल्यू है, जो एक फॉर्मूला होता है उसके अंदर आप वैल्यू पुट करके निकालते हैं। ये असल में आपका जो मीन है और जो आपका डाटा पॉइंट है उसके दरमियान में जो स्टैंडर्ड डेविएशन होती है उसका मीन होता है। ठीक है, तो ये अब हर स्कोर के लिए रिस्पेक्टिव होगी। 99% के लिए ये बात 2.58 निकलती है। ये एक टेबल भी होता है। ठीक है, एक टेबल बना बनाया होता है, जिस तरह लोगरिथम के टेबल्स होते थे ना, इस तरह जी स्कोर का भी टेबल होता है। तो आपने जो कॉन्फिडेंस इंटरवल रखना होता है तो उसकी वो रिस्पेक्टिव वैल्यू आप फिर इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो आप फार्मूला इस्तेमाल करते हुए इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, 99 के लिए 2.58 है, 99 के लिए 2.58 है, 95 के लिए 1.65 है, और 90 के लिए 1.65 है। ठीक है, ये जी स्कोर, कॉन्फिडेंस इंटरवल, और कॉन्फिडेंस इंटरवल के अलावा जो मैंने मार्जिन ऑफ एरर छोड़ा है, 99 में मैंने 1% छोड़ा है, 95 में मैंने 5% छोड़ा है, 90 में मैंने 10% छोड़ा है। इसको हम मार्जिन ऑफ एरर कहते हैं कि एरर आने के या मीन से बाहर वैल्यू आने के चांसेस कितने हैं मेरे, वो मेरा मार्जिन ऑफ एरर होगा। अब बताएं जी, समझ आ गई है। पी वैल्यू के बारे में आपको आगे जाके बताता हूँ। अभी आपने सिर्फ ये याद रखना कि 0.01 जो है पी वैल्यू वो 99% के लिए होनी चाहिए। 0.05 पी वैल्यू आपकी 95% के लिए होगी, और 0.10 जो आपकी पी वैल्यू है वो 90% के लिए होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है? अगर किसी को यहाँ तक कुछ भी समझ नहीं आया तो अभी भी आप दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है जी, मुझे लग रहा है आ गई है समझ आप लोगों को। यहाँ से हम जी आगे चलते हैं फिर। ठीक है।
ये देखें, ये अब फॉर्मूला आप देखें और आप मुझे बताएं, आपको ये फॉर्मूला आपको समझ आ रहा है या नहीं। अब आपको जी स्कोर पता लग रहा होगा, पुट कहाँ पे करना है। पी इनफाइनाइट पॉपुलेशन के लिए होता है ये। हम आगे मैं आपको ये कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा, वहाँ पे आपको पी की वैल्यू भी समझ आ जाएगी। एम जो आपका मार्जिन ऑफ एरर है, ठीक है। ये आप आगे वाली स्लाइड में चलते हैं। ये देखें जी, ये मैंने अपनी जब रिसर्च का कैलकुलेट किया था ना, उसकी तस्वीर मैंने आप लोगों के लिए एक लगा दी है, तो इसको देख लीजिए। ठीक है, ये देखें जी, आपका फॉर्मूला है सैंपल साइज निकालने के लिए, जी स्केयर पी इंटू वन माइनस पी डिवाइडेड बाई मार्जिन ऑफ एरर का स्केयर। ठीक है, मैंने बताया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, जब हमारे पास इनफाइनाइट पॉपुलेशन होगी तो हम 50% पर ज्यूम करते हैं, तो उसकी 0.5 हम इस्तेमाल करते हैं। मार्जिन ऑफ एरर अगर हम 5% रख रहे हैं, इसका मतलब कॉन्फिडेंस इंटरवल हमारा 95% है। तो 5% को जब आप 100 पे डिवाइड करेंगे, 0.05 आपकी वैल्यू आ जाएगी, ये आपकी इस्तेमाल हो जाएगी। ठीक है, जी स्कोर मेरा कितना था 95% के लिए? 1.96। तो ये 1.96, 0.05, 0.05, 0.05 का स्केयर आ गया। ठीक है, इसको मैंने कैलकुलेट किया तो ये 384.76 या 385 जो है, ये मेरा आ गया यहाँ पे सैंपल साइज फॉर इनफाइनाइट पॉपुलेशन। इनफाइनाइट पॉपुलेशन वो होती है कि जब आपके पास सैंपल साइज डिफाइन नहीं होता। ये मैंने कल भी आपको बताया था कि जब मेरे पास सैंपल साइज डिफाइन नहीं होगा, तो उस वक्त जो मैं इस्तेमाल करूंगा फिर पॉपुलेशन इनफाइनाइट पॉपुलेशन में रखूंगा। इनफाइनाइट पॉपुलेशन की हम पॉपुलेशन प्रपोर्शन को भी इस्तेमाल करते हैं, और उसमें ये हमारा डाटा साइज आ जाता है। अगर आपके पास पॉपुलेशन साइज डिफाइंड है, जिसे जैसे ये मेरा दूसरा जो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, इसके अंदर मेरी पॉपुलेशन जो डिफाइंड थी, वो पॉपुलेशन में पीएमसी के एमबीबीएस स्टूडेंट्स के ऊपर कर रहा था, ये 1750 थी। ठीक है, तो उसके लिए फिर ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। इसके अंदर ये जो एस है ना, ये आपकी ये वाली वैल्यू है 385 वाली, ये देखिए मैंने एस निकाला हुआ है। ठीक है, तो ये 385 वाली वैल्यू यहाँ पे आएगी, और ये जो डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन है, ये वो आपकी रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन होगी जो आपने पुट करनी है। तो इसको आप डिफाइन करेंगे तो ये फिर उस पॉपुलेशन के हिसाब से आपका डाटा साइज निकल आएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें ये है कि जैसे जैसे आप कॉन्फिडेंस इंटरवल कम करते जाते हैं ना, 90%, 85%, 80%, आपका सैंपल साइज उस तरह छोटा होता चला जाता है, लेकिन आपकी स्टडी जो होती है वो कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला समझ आ गया यहाँ तक? आपको कोई यहाँ तक सवाल तो नहीं है फॉर्मूला को लेके और सैंपल साइज कैलकुलेट करने के लिए? अगर आप मैनुअल करना चाहें, आप ऐसे मैनुअल कर सकते हैं, और अगर आप ये वाली इस पंगे में नहीं पढ़ना चाह रहे, तो आप वो डायरेक्ट अपना कैलकुलेटर निकालें ऑनलाइन, और वहाँ पे या WHO कैलकुलेटर निकालें, वहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन फॉर्मूला जो होता है वो ज़्यादा अच्छा समझा जाता है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो जो आपको कल समझ नहीं आ रही थी डाटा साइज कैलकुलेशन के बारे में, वो अब समझ आ गई है आप लोगों को? ये फिर हम चलते हैं आगे। ठीक है, ये आ गया जी डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, इस पे हमने आज मूव करना है। ठीक है, डाटा कलेक्शन आपने कैसे करनी है वो मैंने आपको बता दिया था। आप फिजिकली कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके स्टेप्स हैं। ये स्टेप्स होंगे, आप इस स्टेप्स को आप किसी भी एक पॉइंट से शुरू कर सकते हैं। फिजिकली करना है तो फिजिकली आप प्रिंटेड क्वेश्चन ये इस्तेमाल करेंगे, आपका डाटा कलेक्शन होगा। उस डाटा को आप नेक्स्ट स्टेप पे जाके डायरेक्ट ऑनलाइन गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं खुद। उससे एक्सेल फाइल में आपके रिस्पॉन्सेज आएंगे। उस एक्सेल फाइल की आपने कोडिंग करनी है, और उसको अपने एसपीएसएस के अंदर खोल के उसको डी कोड कर लेना है। नंबर वन स्टेप। नंबर टू, आप फिजिकली कलेक्ट नहीं कर रहे, आपने ऑनलाइन गूगल फॉर्म की फॉर्म में लिया है या रेड कैप को यूज़ किया। रेड कैप एक पेड सॉफ्टवेयर है जो डाटा कलेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, तो हाँ, हम लोग ये यूज़ नहीं करते। लेकिन अगर कोई अच्छी रिसर्च जैसे आगा खान हो गया, इस तरह जो इंस्टीट्यूट है, शिफा हो गया, वहाँ पे फिर अगर रिसर्च वो करें तो उन्होंने ये रेड कैप की सब्सक्रिप्शन ली होती है। ठीक है, तो अगर आपने इन दोनों से लिया है, तो यहाँ से आपके जो रिस्पॉन्सेज आएंगे वो डायरेक्ट एक्सेल फाइल लिख लेगी आपके पास। ठीक है, उस एक्सेल फाइल को आप दोबारा कोड करेंगे, एसपीएसएस के अंदर लेके जाएंगे, डी कोड करेंगे, और आप एनालाइज कर लेंगे। तो ये स्टेप वन हो गया। स्टेप टू हो गया। स्टेप थ्री क्या है? आप फिजिकली जो आपने कलेक्ट किया उसको डायरेक्ट आप खुद ही एक्सेल में फिल कर रहे हैं। आपने ये दो स्टेप जो है वो स्किप किए हैं। आप फिजिकली रिस्पॉन्सेज अपने हाथ में पकड़े हुए हैं, और आप डायरेक्ट एक्सेल फाइल के अंदर डाटा पुट करेंगे, वहाँ पे एक्सेल को कोड करेंगे, और एसपीएसएस के जाके अंदर खोल के उसको डी कोड कर लेंगे। ठीक है, उसके अलावा एक होता है, लोग कुछ करते हैं, वो मैंने आज तक नहीं किया ना, मुझे वो अच्छा लगता है। आप कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट प्रिंटेड क्वेश्चन को लें और डायरेक्ट एसपीएसएस के अंदर डाटा फिल करें, वहीं पे उसको कोड करें और वहीं पे उसको डिकोड कर दें। ठीक है, डिकोड और कोडिंग क्या होती है ये मैं अब अगली स्लाइड में समझा देता हूँ। तो ये सारा है कि आपने डाटा कलेक्शन कैसे करनी है। एट द एंड आपको या एक्सेल फाइल चाहिए, ठीक है, या फिर एसपीएसएस के अंदर आपको डाटा चाहिए इन डिजिटल फॉर्म। क्योंकि डिजिटल फॉर्म के अंदर उसे डाटा एनालिसिस करना है आपका, जो आपके आमतौर पे जो जवाब होते हैं उनको नहीं करता। तो आप कोडिंग और डी कोडिंग क्या है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ अपनी स्लाइड के अंदर। ठीक है, व्हाट इज कोडिंग? ठीक है, इसमें होता है कि आपने डिजिटल वेरिएबल्स बनाने हैं।
मिसाल के तौर पे मेरे पास जेंडर का वेरिएबल है, इसमें मेल था और फीमेल था। तो मैंने एक्सेल में जाके उसको कोड कर देना, मेल को मैंने कह देना कि मेल इक्वल टू 1 एंड फीमेल इक्वल टू 2। तो जितने मेल होंगे मेरे डाटा के अंदर वो 1 बन जाएंगे, जितनी फीमेल्स होंगी वो 2 बन जाएंगी। इसको मैंने लिख लेना है ताकि मुझे बाद में भूल लेना। ठीक है, इस तरह मैं एज ग्रुप पे गया हूँ, एज को मैंने कोड करना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है 10 to 20, दूसरा 20 to 30, तीसरा 30 to 40 होना चाहिए था, ये भी 20 to 30 लिखा गया। ठीक है, तो ये 10 to 20 जो होगा ये मेरा 1 में कोड कर दूंगा, 20 to 30 होगा इसको मैं 2 कोड कर दूंगा, 30 to 40 जो होगा उसको मैं 3 कोड कर दूंगा। ये कोडिंग में आपको एक फाइल खोल के प्रैक्टिकली भी सिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ समझ लें। ठीक है, तो यहाँ पे फिर मेरा पूरा जो डाटा होगा ना वो 1 2 यानी सारा डिजिटल यानी न्यूमेरिकल वेरिएबल्स में आपके पास आ जाएगा, डिजिटल या न्यूमेरिक न्यूमेरिक फॉर्म में आ जाएगा। क्योंकि आपका जो कैलकुलेटर होता है वो आपको पता मेल एंड फीमेल को कैलकुलेट नहीं करेगा, 1 2 के ऊपर वो कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये सारी जो हमारे पास कोडिंग है। अब इसको मैंने डी कोड करना है, उसके लिए मैं एसपीएसएस में जा इस फाइल को इंपोर्ट करूंगा एसपीएसएस में। ठीक है, ये फाइल इजीली इंपोर्ट हो जाती है, एग्जैक्ट सेम फाइल आपके एसपीएसएस में खुल जाएगी। एसपीएसएस में जाकर मैंने इसको डी कोड करना है। डी कोड क्या करना है, मैंने एसपीएसएस को बताना है कि भाई 1 जो है मेरे पास उसका मतलब है मेल, 2 जो है उसका मतलब है फीमेल उस स्पेसिफिक कॉलम के अंदर। जो दूसरा कॉलम है मेरे पास एज वाला, उसमें 1 मीन है 10 to 20, 2 मीन्स 20 to 30, 3 मीन्स 30 to 40। ये होगी मेरी डी कोडिंग। जब मेरी डी कोड हो जाएगी उसके बाद मैं फिर उसको एनालाइज करूंगा। एनालिसिस क्या होता है, ठीक है, जब आपने कोड करके फाइल अपनी इंपोर्ट कर ली है ना एसपीएसएस के, उसमें फिर आपने जाके डाटा को एनालाइज करना है। अब एनालाइज में क्या आता है, एनालाइज में कि आपने डाटा से अपने रिजल्ट्स निकालने। कौन कौन से रिजल्ट निकाल सकते हैं आप, ठीक है, आप वहाँ पे फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या देखिए जी, मैं एक डिजीज या एक प्रेवलेंस देख रहा था तो मैं उसके ऊपर फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्लिक करूंगा, डायरेक्ट मुझे वो फ्रीक्वेंसी निकाल के दे देगा जी हाँ 80% जो लोग थे वो अब्डोमिनल ओबीज थे। ठीक है, अगर मैं सेप्सिस का चांस देख रहा हूँ, मैं फ्रीक्वेंसी निकाली, उसने कहा कि 30% लोगों के अंदर सेप्सिस निकला है। ठीक है, उसकी मैं परसेंटेज निकालना चाह रहा हूँ, मुझे परसेंटेज निकाल के दे देगा उसकी, कि मेल के अंदर 30% है, फीमेल के अंदर 75% है, इस तरह करके। ठीक है, उसका ग्राफ मैं ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, मुझे ग्राफ ड्रॉ करके दे देगा, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, कंपैरिजन ग्राफ। ठीक है, उसके अलावा एनालाइज में वो क्या करेगा, वो मुझे मीन निकाल के दे देगा। यानी एज जो थी वो मैंने ग्रुप्स के अंदर डिवाइड नहीं की हुई थी। ठीक है, यानी 10 20 20 और 30 डिवाइड नहीं करता मैंने, बल्कि एक रैंडम हर बंदे से पूछा तो मेरे पास एक पूरा स्केल आ जाएगा जिसमें 10 साल से लेकर 100 साल तक लंबी रेंज होगी। ठीक है, अब उसको मैं कैसे इस्तेमाल करूंगा, मैं उसका मीन निकालूंगा कि मीन एज क्या थी मेरे ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए मैं मीन इस्तेमाल कर सकता हूँ, मीडियन को मैं यूज कर सकता हूँ, मोड को कि मोस्ट रेपिटेटिव कौन सा एज ग्रुप था। ठीक है, यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकता हूँ, स्टैंडर्ड एरर निकाल सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद कौन कौन से जी मेरे पास मेन है जिनको मैंने यूज करना है, एज को मैं देखूंगा मीन एज क्या है। ठीक है, जेंडर में मेरे पास मेल कितने परसेंट थे, फीमेल कितने परसेंट थी, पॉजिटिव फाइंडिंग की मेरे पास प्रेवलेंस कितने परसेंट आई है। ठीक है, कौन के इसमें मेल में कितने परसेंट है, फीमेल के अंदर कितनी परसेंटेज है उसकी। ठीक है, उसके बाद मैं फिर रिलेशन यहाँ पे हमने डिराइव करना होता है, यानी जो मैंने हाइपोथेसिस दिया था, यानी मैं कहता हूँ कि डायबिटिक के अंदर नेफ्रोपैथी की मैं रिलेशन देखना चाह रहा था, तो मैं डायबिटीज वाले पेशेंट और नेफ्रोपैथी जो रिपोर्ट हुई है उन दोनों के दरमियान मैं रिलेशन डेवलप करूंगा। या मैं नेफ्रोपैथी को मेल के साथ देखना चाह रहा हूँ कि मेल्स में कितने परसेंट आई है, या मैं नेफ्रोपैथी को फीमेल के साथ देखना चाहता हूँ उसमें कितनी आई है। ठीक है, या फिर मैं नेफ्रोपैथी को एज ग्रुप के साथ रिलेट करना चाह रहा हूँ, किस एज ग्रुप में नेफ्रोपैथी सबसे ज्यादा है। तो ये मैं अमंग डिफरेंट वेरिएबल्स रिलेशन कोशिश कर रहा हूँ फाइंड करने की, ये एनालिसिस में आएगा मेरे पास। ठीक है, उसके अलावा फिर मैं डिफरेंट टेस्ट रन करता हूँ। टेस्ट क्यों रन करता हूँ, ये देखने के लिए कि जो मैंने हाइपोथेसिस प्रपोज किया था, जो मैंने कहा था कि डायबिटीज के अंदर नेफ्रोपैथी होती है, मैंने उसके स्टेट्स दिए थे इंटरनेशनल निकाल के, या जो मैं क्वेश्चन मैंने रेज किया था कि वो ठीक है या नहीं। ठीक है, या जो मेरे रिजल्ट्स निकले हैं, जो मैंने रिजल्ट्स ड्रॉ किए हैं, क्या वो इस काबिल हैं, वो सिग्निफिकेंट है कि जिनको पूरी पॉपुलेशन के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं, या वो रैंडम निकले हैं। ये देखने के लिए यहाँ पे आपकी पी वैल्यू जो होती है ना, वो पी वैल्यू यहाँ पे आपके टेस्ट में निकलती होती है, और उस पी वैल्यू को आप देखते हुए बताते हैं कि मेरे जो रिजल्ट हैं वो सिग्निफिकेंट हैं या नॉन सिग्निफिकेंट है। अगर वो सिग्निफिकेंट हैं इसका मतलब है कि उनको जनरलाइज्ड पूरी पॉपुलेशन के लिए तस्वुर कर सकते हैं और वो ठीक है। अगर वो जनरल सिग्निफिकेंट नहीं है इसका मतलब है कि वो रैंडम निकले हैं, उनको हम जनरलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए हम पे डिफरेंट टेस्ट रन करते हैं। तो यहाँ पे आपके जो रिजल्ट्स हैं वो आप ग्राफ की फॉर्म में भी ले सकते हैं और आप टेबल्स की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपका एनालिसिस है। उसके बाद हम आगे चलते हैं जी, टेस्ट कौन कौन से होते हैं। इसमें टेस्ट काफ़ी ज़्यादा, लेकिन जो मेजर 2 से 3 टेस्ट हम यूज़ करते हैं ना उसमें ये होते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट होता है, टी टेस्ट होता है और अनोवा टेस्ट होता है।
ठीक है। डी नोवा में भी वन वे भी होता है और टू वे भी होता है। ठीक है, ये मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये क्या होता है। इनका आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो फिर वो एनालिसिस का प्रॉपर कोई मैं 2 से 3 हफ्तों की क्लास होगी आप, जिसके अंदर मैं पूरी आपको चीज़ें सिखा सकता हूँ। तो अभी सिर्फ कपल का इसका ना मैं आपको रखूँगा, ये आपको कम अज़ कम इलम हो। रिजल्ट्स क्या होते हैं, रिजल्ट इन टेस्ट को रन करने के बाद आपके सिग्निफिकेंट आएंगे, नॉन सिग्निफिकेंट आएंगे। ठीक है, वो आपको पी वैल्यू बताएगी। ये जो आपका सवाल था ना पी वैल्यू के बारे में, पी वैल्यू आप ये टेस्ट जब रन करेंगे ना तब आपके पास पी वैल्यू आएगी। ठीक है, अब पी वैल्यू मुझे ये बताएं, मैंने अभी बताया था कि 99% अगर हम रखते हैं तो पी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस इंटरवल मेरा 99% है तो उसमें पी वैल्यू कितनी होती है, 0.01। और अगर मेरा कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% फिर मेरी पी वैल्यू कितनी होगी। 0.05। ठीक हो गया 0.05। और अगर मेरा कॉन्फिडेंस इंटरवल 90% है तब मेरी पी वैल्यू कितनी होगी फिर, 0.10। 0.10। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है इतनी वैल्यू होने का। इसका मतलब होता है कि पी की वैल्यू अगर मैंने 90% रखा है तो 0.10 से कम होनी चाहिए। ठीक है, ये जब आप टेस्ट रन करते हैं तो पी की वैल्यू आपके पास आती है। अगर वो 0.10 से कम है, इसका मतलब है आपके जो रिजल्ट्स निकले वो सिग्निफिकेंट हैं और वो जनरलाइज्ड पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई हो सकते हैं। अगर वो 0.10 से ज़्यादा है, इसका मतलब आपके जो रिजल्ट हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब है कि वो रैंडम निकले हैं, वो आप उनको जनरलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, और इसी तरह अगर आपकी 0.05 वैल्यू थी, यानी आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% रखा हुआ था। ठीक है, और अगर वो 0.05 से कम है तो इसका मतलब क्या होगा फिर, जनरलाइज सिग्निफिकेंट होंगे, हम उनको जनरलाइज कर सकते हैं। और अगर 0.05 से ज़्यादा होंगे तो वो रैंडम होंगे, हम उनको जनरलाइज नहीं कर सकते। और इसी तरह 0.01 पी वैल्यू का जी समझ आ गया अब आपको। यहाँ पे अगर पी वैल्यू के मतलब कोई सवाल है तो वो पूछिए अब। ठीक है जी, पी वैल्यू समझ आ गई है। अब ये 3 टेस्ट जो हम इनको आगे एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, पहला है आपका काइस्कियर टेस्ट, दूसरा है टी टेस्ट और तीसरा है एनोवा टेस्ट। अब काइस्कियर टेस्ट आपने कब लगाना है, ये आपका असल में डाटा जो होता है ना वो बताता है कि आपने काइस्कियर टेस्ट लगाना है, टी टेस्ट लगाना है या अनोवा। अगर आपके दो वेरिएबल हैं, दोनों वो कैटेगोरिकल वेरिएबल हैं। कैटेगोरिकल वेरिएबल क्या है कि उनकी कैटेगरीज बनी हुई हैं। मिसाल के तौर पे मैं दो चीज़ों को कंपेयर कर रहा हूँ, एक तरफ जेंडर है मेल एंड फीमेल, देखें हम दो ही कैटेगरी हैं, वो कंटिन्यूस वेरिएबल नहीं है। कंटिन्यूस वेरिएबल वो होता है जिसमें उसकी कोई कैटेगरी ना बनी हो। मिसाल के तौर पे एज ली है मैंने और मैंने एज रैंडम पूछ ली हर बंदे से, मैंने उसको कोई ग्रुप में अंदर डिवाइड नहीं किया हुआ। ठीक है, तो वो एक कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होगा। ठीक है, और अगर मैंने उसको डिवाइड कर दिया ना कि 10 to 20 को मैंने ए ऑप्शन में रखा है, 20 to 30 को मैंने बी ऑप्शन में रखा है, 30 to 40 को मैंने डी ऑप्शन में रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे वो कैटेगोरिकल है। ठीक है, तो ये एक कैटेगोरिकल वेरिएबल होता है आपके पास, एक कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होता है आपके पास। ठीक है, अगर आपके पास दोनों जो है कैटेगोरिकल वेरिएबल हैं, ठीक है, यानी आप एज भी आपके 5 ग्रुप्स के अंदर मौजूद है और आपके पास जो जेंडर है वो भी 2 ग्रुप्स के अंदर मौजूद है, इन दोनों के दरमियान में आपने रिलेशन निकालना, तो यहाँ पे जो आप टेस्ट अप्लाई करेंगे उस रिजल्ट के ऊपर वो काइस्कियर टेस्ट होगा। और अगर आपकी जीरो वैल्यू जो है वो रिस्पेक्टिव वैल्यू से कम आई, आपके रिजल्ट सिग्निफिकेंट हो। अब आ जाते हैं टी टेस्ट। अगर आप कंपेयर करें दो ग्रुप, दो वेरिएबल, दोनों कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है, कॉन्टिन्यूस न्यूमेरिकल डाटा। ठीक है, यानी एक तरफ आपकी एज है वो कॉन्टिन्यूस है, आपने उसको ग्रुप्स के अंदर डिवाइड नहीं किया हुआ। दूसरी तरफ आपके पास मैं मिसाल देता हूँ आपको, सैलरी रख लें आप। ठीक है, आप सैलरी आपने मजदूर से लेके और बिजनेसमैन तक सैलरी ले ली है। ठीक है, उसको आपने डिफाइन नहीं किया हुआ ग्रुप्स के अंदर, वो भी कंटिन्यूस वेरिएबल आ गया, एज भी कंटिन्यूस वेरिएबल आ गई। अब इन दोनों कंटिन्यूस वेरिएबल के अंदर आप मीन जो होगा ना उसको कंपेयर करेंगे, दोनों को, इन दोनों की रिलेशन निकालेंगे आप। तो यहाँ पे जो आपका टेस्ट रन होगा ना वो आपका टी टेस्ट रन होगा यहाँ पे। ठीक है, फिर आ जाता है हमारे पास अनोवा टेस्ट। अगर आपके पास एक वेरिएबल जो है ना वो है कैटेगोरिकल वेरिएबल, और जो दूसरा वेरिएबल आपके पास ना वो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। ठीक है, यानी जब आप दोनों आपके पास सिमिलर नहीं है, ना दोनों कॉन्टिन्यूस है ना दोनों कैटेगोरिकल है, पर एक कैटेगोरिकल रखा हुआ है आपने, एक कॉन्टिन्यूस रखा हुआ है, उन दोनों के दरमियान जब आप रिलेशन निकाल लेंगे ना उसके ऊपर जो आप टेस्ट रन करेंगे वो आपका अनोवा टेस्ट होगा। ठीक है, तो ये आपके 3 टेस्ट हैं और ये तीनों टेस्ट असल में आपको पी वैल्यू ही निकाल के देंगे, तीनों में पी वैल्यू निकलेगी। और वो पी वैल्यू फिर आप देखेंगे अगर वो सिग्निफिकेंट है तो आपका जो रिजल्ट होगा वो सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट माना जाएगा, जनरलाइज माना जाएगा। और अगर वो नॉन सिग्निफिकेंट है इसका मतलब जो आपके रिजल्ट निकले वो रैंडम निकले। ठीक है, और ये आपने अपने रिजल्ट्स के अंदर मेंशन भी करनी होती है, पी वैल्यू भी लिखना होता है और सिग्निफिकेंट या नॉन सिग्निफिकेंट है वो भी ब्रैकेट के अंदर उसके आगे मेंशन करना होता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आगे जी रेफरेंसेस के ऊपर। अच्छा जी, 2 सवाल आए हैं। कैटेगरी एंड कंटिन्यूस वेरिएबल दोबारा एक्सप्लेन कर दे, कंटिन्यूस वेरिएबल के बारे में बता दें। ठीक हो गया जी।
कैटेगोरिकल वेरिएबल, वो वेरिएबल जिसके अंदर आपके पास डिफाइंड कैटेगरीज है, डिफाइंड ऑप्शन है, उसको हम कैटेगोरिकल वेरिएबल कहेंगे। मिसाल के तौर पे जेंडर, मेल या फीमेल हो सकता है, कैटेगोरिकल है। मिसाल के तौर पे क्लास, हम कहते हैं एमबीबीएस की क्लासेस, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर, 5 ही क्लासेस हो सकती हैं, कैटेगोरिकल वेरिएबल है। ठीक है। उसके बाद हम आगे इसी तरह और देख ले जी, हम देखते हैं जी, हॉस्टलाइट, डे स्कॉलर, 2 कैटेगरी डिफाइन है। ठीक है, या हॉस्टलाइट हो सकता है या डे स्कॉलर हो सकता है। ठीक है, ये सारे हमारे पास वेरिएबल है कैटेगोरिकल वेरिएबल। ठीक है। अब मुझे बताएं कैटेगोरिकल वेरिएबल की समझ आ गई है, फिर मैं आपको कंटिन्यूस बताता हूँ। अब कंटिन्यूस वेरिएबल बता देते हैं। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल क्या होगा? वो वेरिएबल जिसमें कैटेगरीज हमारे पास डिफाइन नहीं है। आप एज के ऊपर पूछ रहे हैं, एज को अपने ग्रुप्स के अंदर डिवाइड नहीं किया हुआ, तो एज उसकी 10 साल, 11 साल, 12, 13, 14, 15, इवन 100 तक जाएगी। कैटेगरी डिफाइन नहीं है, इसको हम कौन सा कॉन्टिन्यूस वेरिएबल करेंगे, जो एक कॉन्टिन्यूस है, इसको स्केल भी कहते हैं हम। जब एसपीएसएस में जाएंगे वहां पे ये स्केल की कैटेगरी के अंदर आएगा। ठीक है। इसी तरह मैं कहता हूँ कि सैलरी। ठीक है। आप एक जनरलाइज्ड पॉपुलेशन के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, तो वहाँ पे हर बंदे की सैलरी जो वेरी करेगी। कोई महीने में 20,000 कमा रहा है, कोई 30 कमा रहा है, कोई 40 कमा रहा है, कोई 50 कमा रहा है, कोई 60 कमा रहा है, कोई 70, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, इवन 1 करोड़। ठीक है। इसमें क्या होगा? कॉन्टिन्यूस है, आपके पास कैटेगरी डिफाइन नहीं है। ये दोनों कौन से वेरिएबल होंगे? कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होंगे। जी, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल समझ आ गए आपको? एक बात आपने यहाँ पे जरूर ज़हन में रखनी है, जो स्टैट है वो एक अलग से सब्जेक्ट है, एक अलग से पूरी फील्ड है। हमने यहाँ पे सिर्फ मेडिकल स्टैट्स को देखना है, कि मैंने सिर्फ अपने रिजल्ट निकालने के लिए अपनी रिसर्च का जितना मुझे स्टैट से वास्ता है मैंने उतने देखने, मैंने उसके फार्मूलाज ड्राइव करने की तरफ नहीं चले जाना। ठीक है, मैंने उसके फार्मूलाज को समझने के लिए तरफ नहीं जाना। मैंने सिर्फ वो पर्टिकुलर फार्मूला जो बना हुआ है, सर्टिफाइड है, उसको उठाना है, वैल्यू पुट करनी है, अपना जवाब निकालने है। अब हम ये आगे चलते हैं रेफरेंस के ऊपर। ठीक है। रेफरेंसेस के ऊपर मैंने आपको कहा था कि आप रेफरेंस कॉपी करें ना करें, डीओआई आपने लाजमी कॉपी करनी है। ठीक है। इसको फिर मैं आगे आपको यूज़ करके बता दूंगा। पहले आपको बता देता हूँ कि रेफरेंसेस की टाइप जो है ना, टाइप काफ़ी ज़्यादा है, more than 20 है। ठीक है, लेकिन जो मेनली 7 हमारे पास यूज़ होते हैं ना, वो ये एपी, ए है, शिकागो है, हार्वर्ड है, एमएल है, वैंकूवर है। ये 2 जो है ना मैंने रेड किए हैं थोड़े से। ये मोस्ट कॉमन है जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में डिमांड की जाती है, हार्वर्ड मांगा जाता है या वैंकूवर मांगा जाता है। ठीक है। वरना इंटरनेशनल आप जिस भी जर्नल में मांगे वो उसकी स्पेसिफिक होती है कि इसमें थे, तो आपने जिसके अंदर भी लिखे हो आप उसको स्पेसिफिक के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अभी मैं आपको कन्वर्ट करना सिखा दूँ। ठीक है, आप उसमें कन्वर्ट करेंगे, वो वाले उस फॉर्मेट में लगाएंगे और आप उसको भेज देंगे। तो जिसमें भी मांगे वो आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें आपने परेशान नहीं होना। अच्छा, इसमें एक और होता है, कुछ लोग मैनुअल लिखना सीखते भी हैं और मैनुअल लिखते भी हैं। ठीक है। तो मेरा ख्याल इतना आपको परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है, जब आपके पास ऑनलाइन कन्वर्टर और वो मौजूद है तो आप उसको कन्वर्ट करें और भेज दें। तो मैनुअल के अंदर आपकी कोई ना कोई गलती रह ही जानी है। ठीक है, तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, मैंने इसमें कभी की नहीं है, तो मैं इसको खुद कन्वर्ट करता होता। ठीक है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इसको मैनुअल सीखते भी हैं और वो फिर एक अगर उसको स्टाइल दे दिया जाए तो वो मैनुअली उसको दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें बस मसला कुछ नहीं होता, सिर्फ इतना फर्क होता है, किसी के अंदर ऑथर्स के जो नाम है वो एंड पे लिखे जाते हैं, टाइटल स्टार्ट में आता है। किसी में स्टार्ट में ऑथर्स के नाम आते हैं, टाइटल बाद में आता है, जर्नल का नाम तीसरे नंबर पे आता है। और किसी में जो ऑथर होता है पहले का नाम पूरा लिखा जाता है, बाकी 2 जो होते हैं उनकी सिर्फ आप कहते हैं कि फर्स्ट लेटर्स लिखे जाते हैं। ठीक है। और किसी में होता है कि सारे ऑथर्स जो होते हैं उनके फर्स्ट फर्स्ट लेटर्स लिखे जाते हैं, किसी में सिर्फ पहले 3 के लिखे जाते हैं। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है। और जनरल का नाम आगे लिखना है, पीछे लिखना है। ठीक है, ऑथर्स के नाम कहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूट का नाम कहाँ पे लिखना है, तो सिर्फ ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बाकी इसके अंदर कोई फर्क नहीं। ठीक है। इसके बाद इसके लिए जो दोस्त आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इस्तेमाल करने हैं, एक ऑनलाइन रेफरेंस कन्वर्टर आप लिखेंगे तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कन्वर्टर ओपन हो जाएंगे। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरी जो वेबसाइट है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ या रिकमेंडेड है काफ़ी लोग, वो होती है साइट फॉर मी। इसके ऊपर आपने जाना है, इसको मैं आपको एक रेफरेंस कन्वर्ट करके भी दिखा दूंगा, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं उसके लिए। ठीक है। तो यहाँ तक रेफरेंसेस का आ गया है समझ आपको, या रेफरेंसेस के मतलब कोई सवाल है तो पूछ लें, वरना फिर हम आगे आगे अपना प्रैक्टिकल जो काम है उसकी तरफ मूव करते हैं।